हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड रश्मि और मैं अनअकैडमी पे एज ए फैकल्टी हूँ। और मैं यहाँ पे जुलाई मंथ के करंट अफेयर में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितनी जल्द जितना पास हमारा एग्ज़ाम आता है तो रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और ऐसे में क्या होता है कि हमारा कोई पार्ट छूट ना जाए, तो उसी पर्पज़ से मैंने सोचा कि हो सकता है जून 2019 जुलाई 2019 में आप थोड़े बिजी होंगे और उसका आपके साथ हो सकता है कि आपने नोट इतना अच्छा नहीं बना पाया होगा उस टाइम का, क्योंकि मेरे कुछ एग्जाम्स हैं तो मैंने सारे नोट्स बनाए थे। द हिंदू के न्यूज़पेपर मैंने डेली कवर किया था, तो और इनसाइड वगैरह मैगजीन मैंने कवर किया था, इनसाइड विजन। तो उन सभी को कंपाइल करके मैंने यहाँ पे 9 पीपीटी के फॉर्म में करंट अफेयर लाई हूँ जुलाई मंथ का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पे आते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम विल बी इम्प्लीमेंट थ्रू आउट इंडिया बाई जून 2020। ओके, बट बिकॉज ऑफ कोरोना इट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ। और इसके बनाने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि टू सपोर्ट द माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले आते हैं। उनके पास राशन कार्ड होते हुए भी उनको महंगे दामों में चावल दाल खरीदना पड़ता है। ठीक है, ₹60 पर के जी उनको चावल लेना पड़ता है, जो कि वो राशन कार्ड के अंतर्गत केवल ₹3 में पा सकते हैं। अंडर फूड सिक्योरिटी एक्ट 3 कॉमोडिटी है जिसका उनको बहुत सस्ते दामों में मिलता है, जैसे कि चावल मिलता है ₹3 में, देन योर वीट मिलता है ₹2, देन पल्सेस मिलता है ₹1। तो काफ़ी सस्ते दाम में उनको मिल जाता है। इट विल हर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, लेकिन एक्चुअली ये सारे स्टेट ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया। इसमें जो क्रिटिसिज्म आया यही आया कि ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को हर्ट करता है, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग पॉलिसी है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट से बीपीएल फैमिली को पीडीएस के अंतर्गत रखते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट बीपीएल के अलावा कुछ एपीएल फैमिली को रखते हैं। तो इस तरह से इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और अभी तक इसको प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इंडिया को एक नया वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलता है जो कि है जयपुर पिंक सिटी जिसको कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग वहाँ विजिट भी कर चुके होंगे। ये 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यानी टोटल हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हो गए? 38, जिसमें 30 कल्चरल प्रॉपर्टीज है, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज है और 1 मिक्स साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आने से का क्या क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे पहले तो फ़ायदा ये होता है कि वो जो प्लेस है वो वर्ल्ड रिकग्नाइज में आ जाती है, वर्ल्ड रिकग्नाइज करने लगता है उस प्लेस को। तो इसीलिए वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस प्लेस को वो कंजर्व करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करतारपुर साहिब पिलग्रिम कॉरिडोर, ये काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया और अगर हम पाकिस्तान के रिलेशन को देखें तो बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ें हुई। तो अगर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देना हो और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देना हो तो उसमें यही आता है, करतारपुर साहिब पिलग्रिम कॉरिडोर। इसका पर्पस क्या है? पाकिस्तान हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू अलाउ वीजा फ्री ईयर लॉन्ग ट्रेवल टू सिक्स श्राइन। और ये कहाँ कहाँ बन रहा है? तो ये बन रहा है गुरदासपुर से लेके करतारपुर में। ठीक है, गुरदासपुर टू करतारपुर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। करतारपुर में क्या है? करतारपुर में गुरुद्वारा है दरबार साहिब। और गुरदासपुर में क्या है? गुरदासपुर में है गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक साहिब। ठीक है, प्लेस के नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। करतारपुर में दरबार साहिब है और गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक साहिब है। ठीक है, और ऐसा क्या है इस प्लेस में, क्यों इतना रिकग्नाइज हो रहा है, क्यों ये जाना जा रहा है? तो इसलिए क्योंकि ये जो गुरुद्वारा गुरुद्वारा दरबार साहिब है वो एक्चुअली 18 ईयर्स तक गुरु नानक जी ने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया था। मरने से पहले वहीं पे उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है सिख कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इस प्लेस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और यहाँ पे बनाया जा रहा है करतारपुर साहिब पिलग्रिम कॉरिडोर। आगे बढ़ते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये एक्चुअली न्यू स्कीम नहीं है, ये काफ़ी पुराना स्कीम है, लेकिन मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि समटाइम जो इम्पोर्टेंट जो होते हैं या उससे कनेक्टेड में कोई न्यूज़ भी आता है तो वो स्कीम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले जब भी स्कीम आए तो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला है विच मिनिस्ट्री, देन पर्पस, देन फीचर्स। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? इट इज़ कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि 15 थीमेटिक सर्किट बनाना है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है और उस प्लेस के जो भी कल्चरल स्पेसिफिक है उसको प्रिजर्व करना है।
ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 100% सेंट्रल फंडिंग है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, हो सकता है आपके पास स्टेटमेंट, यूपीएससी प्रोवाइड यू स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट दे दे 100% सेंट्रल फंडिंग को कर दे, वो नहीं 50% सेंट्रल फंडिंग है और 50% स्टेट फंडिंग है, तो ऐसा नहीं है। ये स्कीम बिल्कुल 100% सेंट्रल फंडिंग है। और इसमें जो है CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो भी कॉर्पोरेट है वो भी चाहे तो इस पे स्पेंड कर सकते हैं मनी, वॉलेंट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट थीमेटिक सर्किट है? हिमालयन सर्किट, हेरिटेज सर्किट, कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट। टोटल 13 है। टोटल हमारे 15 है, लेकिन 2 अभी प्रपोज्ड है, अभी क्या करना है उसके बारे में अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 13 अभी तक बनाने का पूरा काम स्टार्ट हो गया है। कौन कौन सा? हिमालयन सर्किट, हेरिटेज सर्किट, कृष्णा सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, ट्राइबल सर्किट। इसका मैं आपको पूरा पिक्चर्स प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे मैंने पूरा पिक्चर प्रोवाइड कर दिया है। बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डिजर्ट सर्किट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, आप देख लो। इसमें अगर आप टोटल काउंट करोगे तो आप बोलोगे 15 से ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो पहला फिगर है, ये ऊपर का मैंने 4 यहाँ पे इंक्लूड किया है, और इसमें नीचे वाले ये जो सारे हैं ये दूसरे फिगर में, आप देख लो इसको। ठीक है, तो ऊपर के 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है टोटल। ठीक है, उसमें से 13 अभी बन चुका है। अभी ये काफ़ी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो रिसेंट जो है प्रपोज किया गया है वो है तीर्थंकर सर्किट। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री ने इसको प्रपोज किया था उस टाइम में। इसमें इस सर्किट के अंतर्गत ज़्यादातर जो प्लेस है वो बिहार का आता है, जैसे वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी, चंपापुरी, ये सारे प्लेस बिहार का आता है, और इसको डेवलप किया जा रहा है तीर्थंकर सर्किट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किसको कहते हैं? तो जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसी को कहते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाज लॉन्च इन जनवरी 2018, एम टू क्विकली एंड efficiently transform some of the most underdeveloped district of the country with collaboration of central and state level। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के अंतर्गत क्या करना है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसको इफिशिएंटली ट्रांसफॉर्म करना है एक डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें कौन काम करते हैं? तो सेंट्रल में प्रभारी ऑफिसर होते हैं और स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, दोनों मिलकर इस पे काम करते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम विद नीति आयोग रिलीज स्टेट लेवल रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट। The ranking available through Champion of Change dashboard, which include data entered through real-time basis at district level। अगर आपने देखा होगा तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होता है कि रैंकिंग निकाली जाती है, और ये रैंकिंग रियल टाइम डेटाबेस के थ्रू डैशबोर्ड पे निकाली जाती है। और इस रैंकिंग में देखा जाता है कि हेल्थ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस नंबर पे है, न्यूट्रिशन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, एजुकेशन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह से उनकी रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट साथी प्रोग्राम। इसमें आपको हमेशा जब भी ये आए तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया और इसका पर्पस क्या है। तो इंटरनेट साथी प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय गूगल इंडिया एंड टाटा ट्रस्ट। ओके, और इसका पर्पस है जो भी डिजिटल जेंडर गैप है उसको ब्रीच करना है, उसको कम करना है। कैसे? तो जो गांव की महिला है उनको उनको लिटरेट करना है, किसमें? डिजिटल प्रोग्राम्स में। ओके, दिस इज द मेन पर्पस है। ये स्टार्ट किया गया था पंजाब और उड़ीसा में, और अभी दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया में भी इसको एक्सटेंड किया गया है, इंटरनेट साथी प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। सतलज यमुना लिंक कैनाल, ये काफ़ी न्यूज़ में था। एक्चुअली सतलज और यमुना रिवर का डिस्प्यूट पंजाब और हरियाणा का आज का तो नहीं है, काफ़ी दिनों पहले से चल रहा है, लेकिन उसको लिंक करने की का प्रपोजल है कि उस कैनाल को लिंक किया जाए ताकि जो हरियाणा स्टेट है उसमें पानी पहुंच पाए। किसका पानी? तो सतलज नदी और उसके ट्रिब्यूटरी ब्यास का पानी पहुंच पाए। क्वेश्चन ये आ सकता है कि यमुना सतलज लिंक कैनाल कंट्रोवर्सी के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक ट्रिपराइट एग्रीमेंट वाज आल्सो नेगोशिएटेड बिटवीन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। आगे आते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था, देखते हैं। जल शक्ति अभियान, ये क्या है? जल शक्ति अभियान जो है, सबसे पहले तो जब आपको क्वेश्चन आए कोई स्कीम का तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री। लेकिन अगर हम इसकी मिनिस्ट्री देखें तो इसमें देखते हैं मिनिस्ट्री कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। यानी यहाँ पे एक मिनिस्ट्री नहीं है, बहुत सारी मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपके आता है जल शक्ति अभियान इज अंडर दिस मिनिस्ट्री, तो आप बिल्कुल इसको गलत कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री आती है। इसका पर्पस क्या है? जैसा कि नाम बोलता है, वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, इट्स अ टाइम बोर्न मिशन मोड कैंपेन दैट इज फोकस ऑन वाटर स्ट्रेट ब्लॉक ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 2017 रिपोर्ट। 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट भेजा था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक रिपोर्ट दिया था, जिसके अंतर्गत पूरे इंडिया में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फॉर्म में है, यानी अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कम है। जैसे दिल्ली भी आया था इसमें, अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को अंडरग्राउंड वाटर कंजर्व करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना होगा? तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट वाटर कंजर्वेशन इंटरवेंशन बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ये लाइंस जो है वो जो भी ऑथेंटिक सोर्स है उससे लिया गया है, तो बिल्कुल ये कॉपी लाइन है। हो सकता है एग्जाम में बिल्कुल कॉपी लाइन आ जाए। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की आवश्यकता है, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज, बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर, वाटर शेड डेवलपमेंट, इंटेंसिव एफोरेस्टेशन। ठीक है, तो इसमें 5 वाटर कंजर्वेशन प्रोसेस बताया गया है। पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, रिनोवेशन कर सकते हैं ट्रेडिशनल अदर वाटर बॉडीज का, बोरवेल रिचार्ज कर सकते हैं, वाटर शेड डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंटेंसिव एफोरेस्टेशन कर सकते हैं। Other measures: development of block and district water conservation plan, promotion of efficient use of for irrigation। इस तरह से हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं। इवन अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो किसी एग्जाम का, क्योंकि इसमें नोट जो है इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। आगे आते हैं सिरोगेसी रेगुलेशन बिल। एक्चुअली सिरोगेसी आज एक्ट बन चुका है, लेकिन उस टाइम एज ए बिल था, तो मैं इसलिए इसको एज ए बिल यहाँ पे कवर कर रही हूँ। और पॉइंट बिल्कुल वही रहेगा। आज अगर एक्ट में आपको क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल इसी को लिख देना। ठीक है, पर्पस टू प्रोहिबिट कमर्शियल सिरोगेसी इन इंडिया। एक्चुअली क्या है सिरोगेसी, पहले इसको समझते हैं। सिरोगेसी इज अ मेथड इन विच व्हेन अ मदर कुड नॉट कंसीव चाइल्ड देन ही गो टू सिरोगेट मदर। और सिरोगेट मदर्स जो होती है वो कंसीव करती हैं, और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको वो बेच देती है। इसको कहते हैं सिरोगेसी। पहले ये कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता था और इंडिया एक हब सेंटर था। लेकिन अब क्या किया गया है, उसको हटा दिया गया है कि कमर्शियली इसका नहीं होगा। क्यों हटाया गया है? क्योंकि इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लाइटेशन होती थी जो भी सेरोगेट मदर होती थी, क्योंकि उनको पैसे भी नहीं मिल पाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि फॉरेनर्स कहते थे और जब बच्चा जन्म ले लेता तो उनको वो लेते नहीं थे, छोड़ देते थे। ऐसे में वो बच्चा क्या हो जाता था, बहुत ही बर्डन हो जाता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए इंडिया में इस लॉ लाया गया ताकि सेरोगेसी, कमर्शियल सेरोगेसी को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए इंडिया से। ठीक है, तो पर्पस क्या है? टू प्रोहिबिट कमर्शियल सेरोगेसी इन इंडिया, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सेरोगेट मदर एंड चिल्ड्रेन बोर्न थ्रू सेरोगेसी। ठीक है, इसमें फीचर्स अगर देखा जाए तो एक नेशनल सेरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा, एज वेल एज स्टेट सेरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा, और कमर्शियल सेरोगेसी को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोसिस विल बी कम्प्लीटली बैन। देन इथिकल सरोगेसी अलाउड होगा। इथिकल सरोगेसी अलाउड होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी मैरिड कपल है, अगर उनका 5 साल हो गया है तो वो किसी रिलेटिव के थ्रू सेरोगेट करवा सकती हैं, और वो रिलेटिव उनको बच्चा दे देगा। इसमें कोई फिनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ट्रांसजेंडर राइट बिल। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। द बिल टू इंक्लूड ट्रांसजेंडर पर्सन टू मेन स्ट्रीम। द बिल का पर्पस है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। उनको उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन स्कूल, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज़ में ना होना, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो भी बिल में जो डेफिनेशन था उसको बिल्कुल मैंने लिखा है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी जो पीआईबी में इंफॉर्मेशन आता है बिल्कुल उसका कॉपी इंफॉर्मेशन आ जाता है। डेफिनेशन क्या है? ट्रांसजेंडर पर्सन इज समवन हु whose gender does not match the gender assigned to that person at birth, include trans men or trans women, person with intersex variation, gender
queers and person having social cultural identities such as किन्नर, हिजड़ा, अरवानी एंड जोगता, ये इसके डेफिनेशन है। क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हुआ था इस बिल का, ट्रांसजेंडर बिल का, क्योंकि इस ट्रांसजेंडर बिल में रिजर्वेशन की बात नहीं की गई थी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मतलब उनके लिए क्या रिजर्वेशन है। उसके अलावा इस बिल में उनको पनिशमेंट भी दिया, मतलब पनिशमेंट की बात नहीं की गई थी अगर रेप वगैरह होता है तो। इसके अंतर्गत मैं कुछ और भी पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी कि इसके अंतर्गत कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि पर्सन इज रिकग्नाइज एज अ ट्रांसजेंडर ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशूड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी। इसमें एक फीचर ये है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को रिकग्नाइज किया जाएगा तभी जब उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा उसके आइडेंटिटी का। कहाँ से मिलेगा ये सर्टिफिकेट? तो उसको मिलेगा ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी से, ठीक है। इट कंप्राइजेस ऑफ मेडिकल ऑफिसर होंगे, ध्यान से सुनिए कौन कौन से होंगे इसमें। डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी ही उनको सर्टिफिकेट देगी, तभी पता चलेगा कि वो ट्रांसजेंडर है या नहीं है। और इस सर्टिफिकेट को उनको दिखाना होगा अगर वो स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, कौन कौन है इस डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी में? तो मेडिकल ऑफिसर है, साइकोलॉजिस्ट है, या फिर साइकेट्रिस्ट होने चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल होना चाहिए और एक ट्रांसजेंडर पर्सन होना चाहिए। A person would have right to choose to be identified as a man, woman or transgender irrespective of the sex assignment, surrogacy and hormonal therapy, ठीक है। और इसके अंतर्गत पर्सन को आइडेंटिफाई करने का खुद का अधिकार है, अगर वो जिस चीज़ को वो अपने आप को डोनेट करना चाहे, मेल या फीमेल, तो वो कर सकते हैं। और उनको बस एक सर्टिफिकेट चाहिए। वो सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है? वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा। ओके, थैंक यू। ये जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रांसजेंडर बिल, देन सरोगेसी बिल के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस किया, फिर जल शक्ति अभियान के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। उसके अलावा भी हमने इसमें डिस्कस किया इंटरनेट साथी प्रोग्राम। उसके अलावा हमने डिस्कस किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इस तरह से जुलाई मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने कवर किया है। और एक और पीपीटी आएगी आपको जुलाई मंथ का, वो मल्टीपल चॉइस